बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, आलमी सतह पर आज़ादी मज़हब पर नज़र रखने वाले यूएस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है सालाना वो जारी कर दी है। यूएस कमीशन USCIRF की रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, भारत में मज़हब के नाम पर इस्तेहसाल के वाक़यात में मज़ीद शिद्दत आई है। रिपोर्ट कहती है कि मजहबी आज़ादी ख़त्म करने के लिए भारत नेशनल लेवल पर पॉलिसीज़ बना रहा है और ये मोदी साहब की हुकूमत में ये पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। कमीशन ने अपनी सालाना रिपोर्ट में अमरीकी हुकूमत को भारत को इन इन 13 ममालिक में शामिल करने की जो है रिकमेंडेशन दी है कि उन 13 ममालिक में भारत को शामिल किया जाए जहां की रियासत में शहरियों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। अब ये जो रिपोर्ट आई है इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और रिपोर्ट आने के बाद वाइट हाउस ने नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट को भी अनफॉलो कर दिया है। इस रिपोर्ट में जहां भारत के हवाले से निशानदही की गई कि किस तरह से भारत में मजहबी इस्तेहसाली हो रही है, उस उधर वहां पे पाकिस्तान के हवाले से भी जो पॉजिटिव आउटकम्स हैं उनको हाईलाइट किया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मजहबी आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान ने इकदाम उठाए और उन इकदाम में करतारपुरा राहदारी के हवाले दिया गया। इसके साथ आसिया मसीह केस का हवाला दिया गया। फिर सिख यूनिवर्सिटी का जो पाकिस्तान में क्याम है इसको भी हाईलाइट रिपोर्ट में किया गया है। भारत की जानिब से एक बयान आया है और वजारत खारजा के तर्जमान अनुराग की जानिब से कहा गया है कि वो इस रिपोर्ट को सरासर मुस्तरद करते हैं और यह भी कहा गया कि इस रिपोर्ट में एक गलत बयानी की नई दास्तान रकम की गई है। आज इस रिपोर्ट का ही डायसेक्शन करेंगे और इस रिपोर्ट को देखेंगे कि भारत अपने शहरियों के हवाले से क्या पॉलिसीज अपनाए हुए है, अक़लियतों के साथ भारत में क्या सलूक हो रहा है और इसके साथ साथ इस तमाम चीज़ों को आलमी दुनिया और आलमी मीडिया किस तरह ले रहा है। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं। साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर फारूक हमीद खान साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, ये भी स्काइप पे मौजूद होंगे हमारे साथ। हम कोशिश करेंगे मोहम्मद अफजल खान साहब से रब्ता करें, रुकने बरतानवी पार्लियामेंट हैं, शेडो मिनिस्टर भी हैं, ये भी हमारे साथ स्काइप पे होंगे। और हमारी कोशिश है कि साजिद तड़ साहब, मुशीर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हों ताकि आप तमाम हज़रात को शरीके गुफ्तगू किया जाए और आप लोगों से राय ली जाए। ये जो रिपोर्ट आई है यूएस की जानिब से, सबसे पहले मैं गुलाम मुस्तफ़ा साहब की तरफ बढ़ूंगा। हमारे साथ साजिद तड़ साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ पहले बढ़ूंगा, फिर गुलाम मुस्तफ़ा साहब की तरफ आऊंगा। साजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये यूएस की जानिब से जो रिपोर्ट आई है इसको आप किस तरह से देखते हैं? आलमी सतह पर आज़ादी मजहब पर नज़र रखने वाले कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है ये कितनी मुस्तनद है और इसको यूएस के हलकों में किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। ये रिपोर्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट डिपार्टमेंट का एक कमीशन है। स्टेट डिपार्टमेंट इनको देखकर आगे अपने फॉरेन पॉलिसी को उसमें इस्तेमाल करता है उसको। यहां मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये कमीशन की रिपोर्ट, ये आज अमेरिका में या वेस्टर्न सिविलाइजेशन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह आई है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका में जूइश लॉबी के बाद इंडियन लॉबी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और उन्होंने बिलियंस और बिलियंस डॉलर्स इस्तेमाल किए हैं, चाहे हाउडी मोदी के जरिए किए हो, चाहे उन्होंने नमस्ते ट्रंप या नमस्ते अमेरिका के जरिए किए हो, चाहे उन्होंने अमेरिका से आर्मामेंट्स बिलियंस और बिलियंस डॉलर्स में खरीद के अमेरिका का इन्फ्लुएंस लेने की कोशिश की हो, चाहे उन्होंने यहां पे आके जब हाउडी मोदी की तो उन्होंने अमेरिकन सिटीजन के वोट दिखाने की कोशिश की। इसके बावजूद इस रिपोर्ट का आना, और दूसरा मैं ये सबसे पहले एक और आपको बात हकीकत बताना चाहूंगा कि आज अमेरिकन इंडियन या कश्मीर के मसले पे उनको इस्लामिक कंट्रीज ही सपोर्ट नहीं कर रहे, इस्लामिक वर्ल्ड ही सपोर्ट नहीं कर रही जिस तरह करना चाहिए उनको। आज जिस तरह इजराइल में मुसलमानों के साथ, जिस तरह ज्यूज के साथ जर्मनी में हुआ था, बिल्कुल उसी तरह इंडिया में आज मुसलमानों के साथ हो रहा है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तकरीबन इस्लामिक वर्ल्ड ही उनके साथ नहीं, क्योंकि हर इस्लामिक कंट्री अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को देखकर फॉरेन पॉलिसी बना रहा है। मोदी साहब को 5 मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने हाईएस्ट अवार्ड दिया उनको,
और किसी ने आवाज नहीं उठाई कश्मीर के लिए, और आज मुसलमानों के लिए भी आवाज नहीं उठाई जा रही। आपने देखा होगा यूए की एक प्रिंसेस ने छोटा सा स्टेटमेंट दिया है, कुवैत ने कोई छोटी सी स्टेटमेंट दी है। इन हालात में जबकि कोई क्रूड ऑयल की आप प्राइस देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं, इसके बावजूद इस्लामिक वर्ल्ड उनके साथ खड़ी नहीं हो रही। लेकिन अमेरिका जो है, यहाँ पे मैं एक और थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश करूंगा। जयशंकर जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो मिस्टर पॉम्पियो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिलने आए जब आज से कुछ 2 महीने पहले, तो उनकी मीटिंग्स थी कांग्रेसमैन, यहाँ के अमेरिकन कांग्रेसमैन के साथ। उन्होंने उस मीटिंग को कैंसिल किया इस वजह से क्योंकि उन अमेरिकन कांग्रेसमैन का एजेंडा था, मैंडेट था कि उस मीटिंग में जयशंकर से इंडिया के मुसलमानों की बात की जाए। तो आज इस कमीशन की रिपोर्ट आना, मैं समझता हूं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का फ्लेवर, मोदी साहब की फॉरेन पॉलिसी का फ्लेवर। और ना सिर्फ रिपोर्ट आई है, यहाँ पे वॉशिंगटन, जिस तरह आपने पहले अपने ओपनिंग में आपने कहा कि यहाँ पे मीडिया इसका नोटिस ले रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा, और इसी तरीके से इस रिपोर्ट की भी पेशराई हो रही है। दुनिया को बताया जा रहा है इंडिया का भयानक चेहरा, मकरू चेहरा। और मोदी साहब जिस तरीके से उन्होंने 21st सेंचुरी में इस वायरस को भी इस्लामिक वायरस का नाम देने की कोशिश की है, इन सब चीजों का अब अमेरिका भी नोटिस ले रहा है, पूरी दुनिया नोटिस ले रही है। चाहे उनकी लॉबी कितनी स्ट्रांग हो, उनके कितने बिलियंस ऑफ डॉलर हो, अमेरिका का। मैं जनरल गुलाम मुस्तफा की जानिब जाऊंगा, फिर आपकी तरफ वापस आते हैं। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इस रिपोर्ट में कैटेगोरिकली कहा गया है कि नेशनल लेवल पे पॉलिसीज बनाई जा रही हैं और डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है मुसलमानों को। तो ये इससे भारत को कितना नुकसान पहुंचेगा और ये कितनी एक्सेप्टेबल होगी यूएस के हलकों की अगर बात की जाए तो? देखिए, साजिद साहब की मैं बात सुना था, दोस्त है मेरे, उनको एक तो मेरा सलाम पहुंचे। देखिए, रिपोर्ट तो एक चीज है, इससे आगे जो चीज होनी चाहिए थी, मैं आपकी तवज्जो वहां दिलाना चाहता हूं। अभी तक अमरीकी सदर ने या अमरीकी वज़ीर खारजा ने या वजारत खारजा ने बहैसियत मजमूई भारत की जो कंडमनेशन होनी चाहिए थी वो नहीं की है। ये रिपोर्ट तो आ गई है। इससे एक चीज तो जाहिर होती है कि इंटरनेशनली भारत का जो भयानक चेहरा है वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि अब बड़ा खुल के बेनकाब हो चुका हुआ है। मैं तो गुज़श्ता कई सालों से ये बात कर रहा हूं, जब से मोदी साहब तशरीफ लाए हैं, कि जिस तरीके से वो मुस्लिम कुछ पॉलिसीज इख्तियार किए हुए हैं, और ये बीजेपी की पॉलिसी है, बीजेपी की आज की पॉलिसी नहीं है ये तो बीजेपी की, जब से बीजेपी मार्ज़ वजूद में आई है, उससे पहले आरएसएस से जिसकी अब बात कर ली उस पॉलिसी का एक हिस्सा था। अब वो खुल के आ गए हैं। उनका ख्याल यही था कि जिस तरीके से एक जूइश ज़ायनिज़्म की हम बात करते हैं और एक क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म है जो शायद जूइश ज़ायनिज़्म से भी ज्यादा एक एक्सट्रीमिस्ट मजहबी इंतहाब पसंदी है, जो राइटिस्ट हैं बहुत ज्यादा है। तो इसी तरीके से जो बरहमन ज़ायनिज़्म है, ये अपने आप को, जो चूंकि इतना अरसा उनका ख्याल ये था कि मुसलमानों की वजह से उनका जो एक इक़्तिदार था उसको नुकसान पहुंचा है, तो वो अब मुसलमानों को वो उस जगह पे लाना चाहते हैं जहां पे वो दालित से भी नीचे हों, यानी शूद्रा, दालित, और उसके बाद वो मुसलमानों को काउंट करना चाहते हैं। मुसलमानों को इंसान नहीं समझते, वो कश्मीर हो, भारत के अंदर के मुसलमान हो, आसाम जहां पे एक रात के अंदर उन्होंने 17 लाख तो रिकॉर्डेड है ना जिनकी शरीयत मंसूख कर दी थी, ऑन जो दूसरी फिगर्स हैं जो आम इंडियन मीडिया से भी आ रही हैं, 42 लाख खानदानों को, ये वो खानदान थे जिनको ये खुद लेकर आए थे, जिसके बारे में मोदी साहब ने बड़ा फखरी अंदाज में कहा था कि जी हमने बांग्लादेश बनाने में किरदार अदा किया है, यही वो लोग थे। तो अब जिस तरीके से क्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया ये बात हो रही है, भारत में जो इंतहा पसंदाना सोच एक बरसर इक़्तिदार है और जिस तरीके से वो मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं, दुनिया अगर इसकी नोटिस ना लेती तो हैरत होती। अब दुनिया ने इसका नोटिस लिया है, पाकिस्तान तो इस बारे में बात कर ही रहा था। आप देखिए, मेरे जो कश्मीर भाई हैं, बच्चे हैं, बहनें हैं, दुनिया को अभी 2-3 महीने लॉकडाउन में जाना पड़ा है, उनको समझ आई है। वो 5 अगस्त से अभी तक जारी है उनका, तकरीबन 9 महीने होने को आए हैं। वो बेचारे उसी किसी कैद है, उनको ना सिर्फ ये कैद है बल्कि वो एक जो मौत का खौफ है, जो साए हैं उनके सर में मंडला रहे हैं। हम तो वैसे सिर्फ लॉकडाउन से तंग है,
उनके सरों पर तो मौत के साए मंडला रहे हैं, उनके घरों से बच्चों को उठा के ले जाते हैं, उनका पता नहीं चलता वहां पे। तो अब दुनिया को ये बात समझनी पड़ेगी, अगर ये एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट को यहाँ पे चेक नहीं किया गया तो दो चीजें बड़े वाजे हैं। नंबर एक, भारत टुकड़े टुकड़े होगा, ठीक, और जब भारत टुकड़े टुकड़े होगा तो इसका जो असर है वो पूरी दुनिया महसूस करेगी और वो नेगेटिव होगा। साजिद साहब, मैं आपकी जानिब वापस आऊंगा। गुलाम मुस्तफा साहब ने एक चीज हाईलाइट की है इसमें कि यूएस की जानिब से कोई रिस्पांस नहीं आया है। रिपोर्ट तो आ गई है, रिकमेंडेशंस भी हमारे सामने है, लेकिन बाकायदा तौर पे यूएस अथॉरिटीज की जानिब से इसकी कंडेमनेशन या कोई रिस्पांस क्यों नहीं आया सर? देखिए, उससे पहले मैंने आपको ये सारी बात बताने से पहले आपको ये बताया था कि इंडियन लॉबी अमेरिका में कितनी स्ट्रांग है और इंडिया कितने बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहा है इन चीजों को छुपाने के लिए और अमेरिका का इन्फ्लुएंस बाय करने के लिए। और दूसरी तरफ मैंने आपको यह बताने की कोशिश की थी कि इस्लामिक वर्ल्ड इसको किस तरीके से इसको निगलेक्ट कर रही है। मैंने ये बताने से पहले आपको बताया था। और हर इस्लामिक कंट्री अब दुनिया की फॉरेन पॉलिसीज मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज बनाते हैं अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट देखकर। और इन हालात में मैं आपको बता रहा था कि अगर अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिकन सेनेटर, लॉ मेकर, कांग्रेसमैन अगर साथ खड़े हैं, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया जाके जहां वो अपने आर्मामेंट बेचने गए थे वहां जाके उनकी सरजमीन पे खड़े होकर अगर पाकिस्तान का नाम लेकर आते हैं तो मैं ये समझता हूं कि दिस इज द बिगेस्ट पॉसिबल थिंग विच इज जस्टिफाई कर सकती हो। आप ये बताएं कि यहाँ पर हाउडी मोदी हुआ है, बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए गए यहाँ पे इंडियन साहब, आपकी बात मुझे समझ आ गई कि बहुत ज्यादा लॉबिंग है और बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है जिसकी वजह से रिलक्टेंट होते हैं नाम लेने से। लेकिन अगर बात की जाए कि इस रिपोर्ट से नुकसान कितना पहुंचा या जो भारत का पहले से इमेज था वो कितना मुतासर हुआ है, तो वो आप क्या समझते हैं कि किस हद तक जो वहां के पार्लियामेंटेरियंस हैं उनमें ये तासुर पाया जाता है कि भारत का जो गुज़िश्ता मोदी के आने से पहले जो रियासत का चेहरा था और अब जो रियासत का चेहरा है इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है? बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करूंगा। मैं इंडिया खुद 2 दफा गया हूं। मैंने इंडिया के बारे में एक बल्कि आर्टिकल लिखा था कि इंडिया फ्रॉम पाकिस्तानीज आए और मेरा उसमें मैंने अप्रिशिएट किया था सेकुलरिज्म। इंडिया का सीक्रेट मैंने बताया था कि इंडिया की ग्रोथ में सबसे ज्यादा उसके सेकुलरिज्म का हिस्सा है। ये प्री मोदी बात है। लेकिन मोदी साहब उन्होंने एक जो ना सिर्फ आके बीजेपी हिंदुआ का आइडिया एक दिया उनको, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक मैंडेट लेकर आए हैं, एंटी मुस्लिम हेट्रेड। गुजरात से सर्टिफाइड थे वो गुजरात के जो मैसेकर था मुसलमानों का, वहां से वो अपनी डिग्री लेकर आए दहशतगर्दी की और उन्होंने उसको पूरे मुल्क को हॉस्टेज कर लिया। आज ना वहां मीडिया आजाद है, ना वहां अदालतें आजाद हैं, ना लोग घबराते हैं, हर बंदा डरता है, हर चीज का जवाब वायलेंस से दिया जाता है। मैं यहाँ पे बल्कि आपको ये बताऊंगा कि वहां पे इस वक्त सियासत इस तरह होती है, अगर कोई भी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट किसी मुसलमान के साथ ज्यादती करता है तो जेल जाता है, उसको बीजेपी छुड़वाती है और उसको टिकट दे देती है और वो मेंबर। आप यूपी का, आप वहां के हरियाणा के चीफ मिनिस्टर्स के बयान देखें, इतने खतरनाक उनकी आइडियोलॉजी, अनबिलीवेबल। और आज की 21st सेंचुरी में नाजीइज्म को प्रमोट करना, ये वाकई मैं जनरल साहब से एग्री करूंगा कि उसके टुकड़े टुकड़े करने के दरपे हैं। मोदी साहब इंडिया, मैं आई एम अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, मोदी साहब इंडिया के लिए सख्त खतरनाक है। जहां तक मेरा नजरिया है, मैं इस दौर में नफरतों की सियासत, और खासकर मोदी साहब ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस कराई सियासत में कि उन्होंने इलेक्शन के लिए जंग को इस्तेमाल किया। मोहम्मद अफजल खान साहब के पास चलते हैं। मोहम्मद अफजल खान साहब बरतानवी रुकने पार्लियामेंट हैं। अफजल खान साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट के बाद क्या बरतानिया में भी इस पर बहस हुई या इस पर बरतानिया में भी कोई रद्द अमल आया? और दूसरा, इस रिपोर्ट की अगर सिग्निफिकेंस की बात की जाए, बैरूनी दुनिया में भारत का चेहरा किस तरह से दुनिया के सामने खुलकर सामने आया है, क्या कहेंगे? जी, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ हूँ, माजूर चाहता हूँ, मैंने स्टार्टिंग आपकी गुफ्तगू नहीं सुनी। लेकिन बात जो है इन एसेंस है वो तो यही है ना कि जिस डायरेक्शन पे इंडियन गवर्नमेंट चल रही है ये खुद इंडिया के लिए ठीक नहीं है। आप देख रहे हैं इंडिया भर में क्रैक्स नजर आने शुरू हो रहे हैं। सो दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया। और दूसरी बात जो है वो कश्मीर के हवाले से है, जो उन्होंने 8 महीने पहले यूनिलैटरली ये एक्शन लिया है
जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है, जिसमें इंटरनेशनल लॉ इन्वॉल्व है, यूएन के रेजोल्यूशन इसको गाइड करते हैं, तो ये भी टोटली एक्सेप्टेबल नहीं है। जब हम देखते हैं इस वक्त भी डेली वर्चुअली वायलेशन लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो रहे हैं, तो ये भी डेंजरस इश्यूज हैं। आई थिंक इंडिया नीड्स टू वेक अप एज अ होल कि जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं वो अपने लिए भी नुकसानदेह है उनके लिए, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पीस को भी खतरे में वो डाल रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कश्मीर के हवाले से एक बड़ा कैटेगोरिकली कहा गया और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की भी बात की गई है इस रिपोर्ट में, जो कश्मीर के हवाले से बात की गई है इस रिपोर्ट में, आप क्या समझते हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान की कामयाबी है? Well, it's moving in the right direction। आप देख रहे हैं कि जब मैं बरतानिया से बात कर रहा हूँ तो बरतानिया पार्लियामेंट के अंदर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ जो एमपीज हैं वो एक्चुअली कश्मीर की तरफ मूव हो रहे हैं, वो अवेयर हो रहे हैं सिचुएशन के हवाले से। आप मिडल ईस्ट को देखें जिसमें वो उनको एक्नॉलेजमेंट बहुत बड़ा किया जा रहा था, वहीं से अभी आवाजें आ रही हैं कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल जो इस डायरेक्शन पे चीजें चल रही हैं। सो ऑल दैट एक्चुअली इज मूविंग इन अ वे वेयर द कश्मीरी कॉज इज बीइंग स्ट्रेंथेंड। ठीक हो गया। गुलाम मुस्तफ़ा साहब की जानिब जाऊंगा। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, इस रिपोर्ट में बड़ा कैटेगोरिकली कश्मीर के हवाले से भी बात की गई है, और कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो आपको पता है, आपने भी पहले हाईलाइट किया कि जिस तरह से कश्मीर में मजालिम का सिलसिला कोरोना से पहले जारी था, लेकिन अब कोरोना के दिनों में भी हम देख रहे हैं कि LOC पर भारत की जहरियत जारी है और वो खिलाफ वर्जी भी कर रहा है LOC की। तो इस सारी सूरत हाल में आप किस तरह से देखते हैं मजीद आने वाले हालात? LOC की अगर बात की जाए और कश्मीर की बात की जाए, इंटरनेशनल वॉइसेस कुछ हमें रेज होती हुई नजर आएंगी? इम्पोर्टेंट जो हमें नोट करनी चाहिए कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है, जिस तरीके से वहां से हमें सपोर्ट मिलनी चाहिए थी मुसलमानों के लिए या मुसलमानों के कॉज को, चाहे वो कश्मीर हो या भारत के अंदर जो मजालिम हो रहे हैं, वो नहीं है। वो सब अपने अपने इंटरेस्ट में गिरफ्तार हैं। अगर आपको याद हो, जब प्राइम मिनिस्टर ने जब लास्ट ईयर यूएन में स्पीच की थी तो उन्होंने एक बात कही थी जो आज बड़ी आयरॉनिकली दुनिया को नोट करनी चाहिए, कि उनका अपनी इकोनॉमीज को बचाने और उनका बढ़ावा देने के लिए आप भारत का साथ दे रहे हैं, तो ये ना हो कि आपकी इकोनॉमीज ही ना रहे। तो अब देखिए, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक छोटा सा जरासीम आया है जिसने दुनिया की इकोनॉमीज का बेड़ा गर्क कर दिया है। कश्मीर का मसला वहीं का वहीं खड़ा है। इसमें जो खतरनाक डेवलपमेंट्स हो रही हैं और दुनिया उसको नोट नहीं कर रही, वो ये है कि भारत ने गुज़श्ता तकरीबन 3 हफ्तों से अपने तमाम जो फौजी छुट्टियों पर थे उनको वापस बुला लिया है, और जो कोशिश कर रहे थे उनको वापस बुला लिया है। उन्होंने अपनी हैवी आर्टिलरी को जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां मूव कर दिया है, पोफर्स गन वगैरह लेके आ गए हैं, जो पहले वहां नहीं था ये इस खित्ते में, अब वो भी लेके आ गए हैं और उनको वो डिप्लॉय कर रहे हैं। वो मुसलमान जहां जिस गांव में रहते हैं, ये मैं जानता हूं जाती तौर पर, अफजल साहब इस बात की तायद करेंगे, वो भी जानते हैं इस खित्ते को, कि भारत ने तकरीबन 5 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ सिर्फ मुसलमानों को आबाद किया है वहां, जबरदस्ती हिंदुओं को वहां से निकाल लिया है, ताकि अगर खुद पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आता है तो नुकसान मुसलमानों का ही हो। अब उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ गए हैं इससे, कि उन्होंने अपनी ये जो हैवी आर्टिलरी लेके आए हैं उनको वो मुसलमानों के देहातों में, उनके घरों में जाके तकरीबन डिप्लॉय कर रहे हैं, ताकि अगर पाकिस्तान रिएक्ट करे तो भी मुसलमानों को नुकसान हो। ये भारत इस खित्ते में आग लगाने के दरपे है। वो लॉकडाउन हो कोरोना की वजह से या ना हो, इससे उनको फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो तो अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। बल्कि तकरीबन 1 हफ्ता पहले एक रिपोर्ट के भी भारत से आई थी कि 1 लाख हिंदुओं को उन्होंने NOC दे दिया है, बल्कि शहरियत दे दी है इस तरह से कि वो कश्मीर पे जाके प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ये पहली दफा हुआ है, इससे पहले जो भारतीय थे उनको अलाउड नहीं था, अब उनको अलाउ कर दिया है और उनको NOC दे दी गई है, ताकि वहां का जो बैलेंस है, मुसलमानों की जो मेजॉरिटी है, जिस तरीके से जम्मू में उन्होंने मुसलमान को शहीद करके तकरीबन 1 दिन में 1 लाख से ज्यादा, इसी तरह अब वो लॉकडाउन करके मुसलमानों को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, साथ वो हिंदुओं को भी वहां पे आबाद कर रहे हैं, ताकि एक जो बैलेंस है आबादियों का तनासब है वो तकसीम हो जाए। मुसलमानों को नुकसान कर रहे हैं। तो टाइम सेंसिटिव है पाकिस्तान के लिए मसला। टाइम जो भारत के साथ है, भारत को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया अगर इसका साथ नहीं देगी, दुनिया अगर आज कश्मीर के लिए खड़ी नहीं होगी,
तो कल को ये जो तहसीब पसंदी है भारत की यहाँ पे नहीं रुकेगी, खतरात आगे बढ़ेंगे और इस खित्ते में खामखा आग लगेगी। अगर जब आग लगेगी तो आप देखिए अब भी दुनिया की 8 में तकरीबन तमाम जो एटमी रियासतें हैं वो आमने सामने हैं या एक शाउटिंग डिस्टेंस पर है। भारत पाकिस्तान तो है ही है, चीन और रूस भी हैं, अमेरिका भी खित्ते में मौजूद है, फ्रांस और बरतानिया वो एक तरीके से भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से इजराइल भारत को सपोर्ट कर रहा है। तो देखिए दुनिया की तकरीबन तमाम जो एटमी रियासतें हैं वो इस वक्त कश्मीर की वजह से एक दूसरे के तकरीबन आमने सामने खड़ी है या शाउटिंग डिस्टेंस पर है। तो ये दुनिया को नोटिस लेना चाहिए। कोरोना तो ठीक है वो चला जाएगा, लेकिन जो ये आग लगेगी इसको कौन संभालेगा इसको। लेकिन सर आपने इंटरनेशनल रियासतों की अगर बात करें या दुनिया की अगर बात की जाए तो हमने देखा कि पहले पाकिस्तान कश्मीर के मौक़िफ़ को लेके खड़ा रहा और कश्मीर के मौक़िफ़ पे जो हमारे यूएन रेजोल्यूशंस मौजूद हैं उन पर भी बात करता रहा, लेकिन हमारी बात उस तरह से कोई सुनने को तैयार नहीं था। वज़ीर आज़म ने जाकर यूएन में स्पीच भी की, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे नैरेटिव को दुनिया मानने को तैयार हो रही है और दुनिया हमारे नैरेटिव की जीत इस तरह से हो रही है कि वही तमाम बातें जो पाकिस्तान उठाता था वो अब हमें नज़र आ रही हैं कि वो यूएस की रिपोर्ट्स में भी हाईलाइट हुई हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात हो, चाहे वो कश्मीर के हवाले से आर्टिकल 370 की रिवोकेशन की बात हो, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अब हाईलाइट करती हुई हमें बैरून ममालिक भी नज़र आ रहे हैं। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। इस ब्रेक पे आने के बाद मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव था वो आलमी दुनिया में किस हद तक माना गया है, किस हद तक सुना गया और आलमी दुनिया ने किस हद तक पाकिस्तान के नैरेटिव को अपनाया है। आप कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और मजहबी आज़ादी के हवाले से यूएस कमीशन की जो रिपोर्ट है आज हम उसका जायज़ा ले रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल रखा था कि पाकिस्तान के बयाने की आलमी दुनिया में किस हद तक जीत हुई है और किस हद तक आलमी दुनिया ने ये बयानियाँ अपनाया है। मैं जानना चाहूँगा ये साजिद तारड़ साहब से कि किस हद तक अमेरिका की अगर खसूसन बात की जाए तो आलमी दुनिया ने हमारा बयानियाँ अपनाया है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इमरान खान वंडरफुल जॉब उन्होंने जनरल से लेकर आज तक जिस तरीके से कश्मीर का, पाकिस्तान का, इंडिया के मुसलमानों, बल्कि अगले दिन उन्होंने उसका जिक्र किया, उन्होंने ईरान की मीडिएशन की बात की, उन्होंने ईरान के बारे में, उनके सैंक्शंस के बारे में बात की, जिस तरीके से उन्होंने सऊदी अरेबिया और ईरान की सालसी की कोशिश की। मेरे ख्याल में जितना पाकिस्तान कर सकता था उसने किया और पाकिस्तान की बातें सुनी जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके ट्रिप, खान साहब के यहाँ पे आना, खान साहब से बातें करना, अमेरिका की एड में यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि 8 मिलियन डॉलर उन्होंने आपको दिया, एड में दिए। ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि आपकी अच्छी फॉरेन पॉलिसी, खान साहब की पॉलिसीज का रिजल्ट है। लेकिन दूसरी तरफ पे, जिस तरह मैं एग्री करूंगा ब्रिगेडियर साहब से कि दूसरी तरफ से मुसलमान कंट्रीज का जो है वो प्रेशर कम है। दुनिया, इस्लामिक कंट्री अभी भी पूरे तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे दोनों इश्यूज को, ना कश्मीर को और ना इंटरनल इंडिया के मुसलमानों को, वरना इनके हालात डिफरेंट होते। लेकिन पैरेलल उसके दूसरे, मैंने जिस तरह आपको बताने की कोशिश की कि इंडिया किस तरीके से अपनी दौलत को, अपने इन्फ्लुएंस को पूरी दुनिया पे खर्च कर रहा है, सिर्फ इन दोनों चीजों पे इन्फ्लुएंस बाय करने के लिए। साजिद तारड़ साहब, आप एग्री करते हैं कि जो रिकमेंडेशन में एक जो सबसे बड़ी रिकमेंडेशन है जिसके बारे में कहा जाता है कि उन 13 ममालिक की फहरिस्त में इंडिया को शामिल किया जाए जिन रियासतों में मजहबी आज़ादी नहीं है, क्या यूएस इंडिया का नाम उन 13 ममालिक की लिस्ट में शामिल करेगा, कर सकता है, और अगर कर सकता है तो ये कब करेगा? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब मैं इसको प्री कोरोना आपको थोड़ी सी चीजें बताऊंगा। वो जो लिस्ट जिसकी बात कर रहे हैं उसको कहा जाता है कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, तो वो उसमें शामिल हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं, और उसी तरफ ही जा रही हैं चीजें। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि प्री कोरोना हालात ये थे कि अमेरिका इंडिया के साथ टेरिफ वॉर में था, रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे इंडिया के साथ। पॉम्पियो साहब ने 2 दफा, हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अपनी
फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया कि किस तरीके से, बल्कि मैं आपको यहां तक याद कराना चाहूंगा कि जब पोम्पियो साहब इंडिया के और जयशंकर साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, तो एक उसके रिस्पॉन्ड में जयशंकर साहब ने कहा था कि इंडिया विल डू व्हाट इज उनका नेशनल इंटरेस्ट होगा, तो उसको बड़ा बुरा मनाया गया। पोम्पियो साहब उससे फ्रस्ट्रेटेड थे कि इन्होंने किस तरीके से किस तरह की बातें कर रहे हैं। असल में जो सबसे बड़ी बात है, एक तो उनका हिंदुत्व का आइडिया, और दूसरा उन्होंने जिस तरीके से प्रोपेगेंडा मशीन बनाई है, जिस तरह हिटलर ने बनाई थी, बिल्कुल उसी तरह काम कर रहे हैं। टोटल आइडियोलॉजी वही नाजीइज्म की। और दूसरा, बिल्कुल कौम को, इंडियन कौम को असली हकायक से मुतला नहीं किया जाता, उनको गलत नंबर बताए जाते हैं। जिस तरह कोरोना की बात ले लें, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है वहां की, और वहां पे रोजाना मोदी साहब डिसाइड करते हैं कि कितने नंबर इंक्रीज करने हैं। लोगों को धोखे में रखा जाता है। वहां की अदालतें आजाद नहीं, वहां का मीडिया आजाद नहीं है। एक बहुत बुरे हालात है। दुनिया अब नोटिस ले रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जब खास, बल्कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब ट्रंप साहब गए इंडिया अपनी इकोनॉमी को बेचने के लिए, वहां पे चीजें बेचने के लिए, तो उस वक्त दिल्ली जल रही थी। आपके क्या ख्याल है, इंडिया, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन मीडिया और इन चीजों ने इस चीज का नोटिस नहीं लिया होगा? ले रहे हैं। वहां वो इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से अमेरिकन कंपनियां वहां करती थी, अब वो नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनको हालात का पता है वहां पे। दे आर ऑन वेरी बैड सिचुएशन राइट नाउ। आप देखेंगे कि ये प्रेशर मजीद बढ़ेगा कोरोना वायरस के बाद इंडिया के ऊपर। अमेरिकन मीडिया जो है वो, जो कि बहुत स्ट्रांग है, और जिस तरीके से आपने देखा ही है, अब वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और ये आप देखेंगे कि मोदी गवर्नमेंट जो है, दे आर ऑन अ बैक स्टेप नाउ, दे आर इन डिफेंसिव। पहले डिफेंसिव थे, अब डिफेंसिव में है। जनरल साहब, आपकी तरफ आऊँगा। गुजरात फसादात के बाद भी भारत को ख़ास तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया गया था। सवाल ये है, क्या अब यूएस भारत को मजहबी आज़ादी के हवाले से जो ममालिक की 13 मुल्कों की फहरिस्त है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इसमें भारत को भी अब ऐड करने जा रहा है, या फिर भारत के लिए, अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल स्टेप होगा? देखिए, शामिल कर लेगा अमेरिका, लेकिन उसके बाद क्या होगा, हमें उस पर गौर करना चाहिए। दो चीजें इसमें और हमें गौर करने की है। नंबर एक, तो जो भारतीय इकोनॉमी है वो लगातार नीचे जा रही है। अब कोरोना की वजह से और उसको धक्का लगा है, और ये जो शाइनिंग इंडिया था वो तकरीबन खत्म हो चुका है। भारत ने अपने पेट के लाले पड़े हुए हैं, नंबर एक, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल जो इंटरेस्ट थे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, वो आहिस्ता आहिस्ता उससे भारत से भी निकल रहे हैं। नंबर 2 चीज जो बहुत बड़ी थी कि भारत का ख्याल ये था, दुनिया का, खासतौर पे अमेरिका का, कि भारत को एक प्रॉक्सी बनाया जा सकता है चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इस खत्ते में, उसके खिलाफ। अब चूंकि भारत खुद अंदरूनी तौर पे कमजोर हो रहा है, तो अब भारत का जो वो एक रोल था वो भी तकरीबन खत्म हो रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में भारत का रोल नहीं रहा, और भारत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद अफगानिस्तान से उसकी जो है ना, वो एग्जिट उसकी होती हुई वाज़ेह नजर आ रही है। और जिस तरीके से भी हालात चल रहे हैं, और अगर अमेरिका को भी वहां से निकलना पड़ा, तो फिर इसके बाद भारत के लिए कोई भी ऐसा कदम उठाना जो उसकी जो बड़े अज़ाइम थे इस खित्ते में अपने आप को बड़ी ताकत बनाने के, वो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और उसके बाद फिर भारत का जो रिवर्सल है, इसमें सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है, मुझे ये पूरी उम्मीद है अल्लाह के घर से, कि कश्मीरी तो आज़ाद हो चुके हुए पहले भी, कश्मीर का खित्ता भी आज़ाद होगा। और जब कश्मीर का खित्ता आज़ाद होगा तो ये डोमिनो इफेक्ट होगा भारत में। ये जो उनकी सदर्न स्टेट है, जो गोल्ड, जहाँ पे तकरीबन कई दहाइयों से ये मसला जारी है वहां पे, अब नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी ये मसला शुरू हो गया हुआ है। एक ग्रेटर गोरखा लैंड की बात हो रही है, क्योंकि जो नेपाल है वो इनिशियल गोरखा लैंड था, और उसमें भारत का काफी सारा हिस्सा शामिल था, उसकी बात हो रही है। जो बांग्लादेश, जिसको ये भारत बड़ा अपना समझता था कि हमारा बहुत बड़ा तमगा है हमारे लिए, बांग्लादेश में भारत के खिलाफ अब बड़े खुल के लोग सामने आ गए हैं। तो भारत का जो एक मंफी चेहरा था, दुनिया ने सिर्फ देख लिया है, बल्कि भारत के ऊपर जो उसका इफेक्ट होना चाहिए था वो भी हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के लिए राह हमवार हो गई है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान इस हालात को, इन हालात को कैसे इस्तेमाल करता है, और अपने जो पाकिस्तान के मफादात हैं, जो हमारे मुसलमानों के मफादात हैं इस खित्ते में, जो कश्मीरियों के मफादात हैं, या भारतीय मुसलमानों के मफादात हैं,
उनकी निगहदाश्त के लिए पाकिस्तान किस तरीके से मूव करता है। यहाँ पर फिर एक दफा फिर हमें ये गौर करना पड़ेगा कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है, जो सो कॉल्ड, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई ये सारे शामिल हैं, उनका भी तकरीबन तो इकोनॉमी का जनाजा निकल गया है। अब उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है कि भारत को उसी तरीके से सपोर्ट जारी रखें। उनके लिए भी ये मजबूरी बनती जा रही है कि वो दोबारा अपने आप को उसी रोल में वापस लेके आए। और ये जो हम एक इस्लामिक उम्मा की हम कॉन्सेप्ट की बात करते थे, फिजिकली अगर ना भी हो, लेकिन तो जनरल साहब, इस्लामिक उम्मत तो किसी दौर में भी अफेक्टिव हमारे लिए नहीं रहा है। अगर OIC मीटिंग्स की बात की जाए, मीटिंग्स होती हैं, उनमें एजेंडा सेट होते हैं, उनकी फिर हम देखते हैं प्रेस रिलीजेस आती हैं, एक जो है आप कह सकते हैं पॉलिसी बनाई जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सामने नहीं आती। जब भी किसी इस्लामी मुल्क का तनाज़ा खड़ा होता है तो कोई बिरादर इस्लामी मुल्क उसकी साइड लेने को खड़ा नहीं होता। तो ये वेस्ट हमसे बेहतर तरीके से ये चीज़ें ऑब्जर्व करें, और हम में यूनिटी नहीं है, हम एक दूसरे के लिए बोलते नहीं हैं, और इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है बाकायदा तौर पर। जी जी बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं ये कह रहा हूँ उनको भी ये बात समझ आना शुरू हो गई है, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कुवैत है, ये सब ये समझ रहे हैं उनको कि उनका कोई उनके साथ तो मुखलिस नहीं है, वो खुद अपने साथ मुखलिस नहीं है। अब वो देखिए कि जो तुर्की के साथ जो उनके मसाइल चल रहे हैं, तो अब उनको ये बात समझने आ रही है कि अब उनके मफादात की निगहदाश्त अगर हो सकती है तो वो सिर्फ इस कॉन्सेप्ट में हो सकती है, वरना उनको और कोई सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे वो मोहम्मद बिन सलमान हो या ये जो यूएई के क्राउन प्रिंस है ये हो। अब इनकी जो सोच है ये तब्दील हो रही है। देखिए यमन से वापस निकलने की बात कर रहे हैं ये लोग, यूएई तो ऑलरेडी निकल आया हुआ है, सऊदी अरेबिया अपनी जान छुड़ाने की वहां से कोशिश कर रहा है, और ये कासिम सुलेमानी का जो कत्ल हुआ है, इस वक्त उम्मीद ये चली थी कि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान बातचीत हो जाएगी, और वो काफी हद तक आगे निकलता हुआ नजर आ रहा था। तो मैं जो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें तब्दील हो रही हैं, और अब कोरोना ने इन वे मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरी मुसलमानों की शायद अल्लाह ताला ने सुन ली है, भारतीय मुसलमानों की अल्लाह ताला ने सुन ली है। जो दुनिया के ये जो बड़े बड़े इस्लामी मुल्क हैं, इनकी अपनी इकोनॉमी जिस तरीके से नुकसान उठा रही हैं, इनको भी जरूरत है अभी कि कहाँ जाएंगे ये लोग। क्या वो जो भारत की डूबती हुई इकोनॉमी उसमें जाके इन्वेस्ट करेंगे ये लोग? ठीक। साजिद तारिड़ साहब, अब इंटरनेशनली बात अगर उस पे इंटरनेशनल फ्रंट्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, और वो ये है कि चाइना और अमेरिका में दूरियां बढ़ रही हैं। अमेरिका में बहुत ज़्यादा चाइना प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं, और वो उनका एक ट्रेड का बड़ा वॉल्यूम डिपेंड करता है चाइना पे। अगर चाइना से ये दूरियां बढ़ती हैं तो क्या अमेरिका अपना ट्रेड शिफ्ट करेगा भारत की जानिब? और अगर वो भारत को एज एन अल्टरनेट ऑप्शन देखता है तो उसके लिए पाकिस्तान उसमें क्या कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो ये आप कह सकते हैं हमारी तो इसमें नैरेटिव की भी और ओवरऑल जो है वो हार हम एक समझेंगे, बिकॉज अभी जो भारत में हालात हैं हम बिल्कुल उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि भारत की रियासत कितनी अनस्टेबल है, वहाँ पे माइनॉरिटी के हवाले से क्या कुछ हो रहा है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इनको आप किस तरह से लिंक करते हैं, अगर पर्टिकुलरली बात करें चाइना और यूएस कॉन्फ्लिक्ट की? मैं बिल्कुल आपके आइडिया से एग्री करता हूँ। यहाँ पे ये बात अभी डिस्कस की जा रही है वाशिंगटन डीसी में, इन वाशिंगटन डीसी के हलकों में ये बिल्कुल बात बड़े सीरियसली सोची जा रही है कि अगर चाइना से अगर बिजनेस बंद किया जाता है तो वही प्रोडक्ट्स जो चाइना में बन रही थी वो इंडिया में देखी जाए। लेकिन यहाँ पे ये भी सोचा जा रहा है कि इंडिया के इंटरनल हालात क्या हैं। मैं हमेशा आपको ये बताने की कोशिश चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमी, पैसा वहां सिर्फ जाके इन्वेस्ट किया जाता है वहां जहां हालात लॉ एंड ऑर्डर के हालात ठीक हों। इस वक्त इंडिया के हालात लॉ एंड ऑर्डर के ठीक नहीं है, फिजिबल नहीं है। लोग, आपको मैं ये बताऊं, आज से कुछ अर्सा पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा था कि वहां से $45 बिलियन, ये प्री कोरोना बात है, जो 45 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां से निकल चुकी है। बल्कि मैंने यहां तक नोटिस किया है कि इंडियन बिजनेसमैन जो है वो वहां से अपने पैसे लेके भाग रहे हैं अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। अब इन हालात में मजीद वहां पे इन्वेस्टमेंट करना अमेरिकन कंपनीज के लिए फिजिबल नहीं। वो सोचा जा रहा है कि इसका क्या किया जाएगा, चाइना का अल्टरनेट सोचा जा रहा है।
लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज जो है वो डिसएग्री कमेंट ये करूंगा कि आफ्टर कोरोना जो कि क्रूड ऑयल के हालात खराब हैं, ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो पहले ही अपने इंटरेस्ट बेस पे फॉरेन पॉलिसी बनाते थे, जब मोदी साहब इनको थोड़ा सा लालच देंगे कि हम आपका ऑयल खरीदेंगे, तो ये फिर अपनी साइड तब्दील करेंगे। ये सपोर्ट देने की बजाय आपके इंडियन मुसलमानों को और कश्मीर के आइडिया को अबेंडन करेंगे, बल्कि हो सकता है नेगेटिव इसके तरफ जाएं, जिस तरीके से माजी में देखा गया है। और फ्यूचर में भी जब इनकी इकोनॉमीज ने सफर करना है, इन्होंने अपने क्रूड ऑयल को बेचने की तरफ जाना है, उनको तो मैं आई डोंट टेक देम सीरियस, और उनकी सपोर्ट का कोई एक ड्यूरेबल वो चीज मैं नहीं समझता। अब अमेरिका की जो सपोर्ट है, अमेरिका इस वक्त वाकई आपको पता है पिछले हमारे दौर में ओबामा पीरियड में क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी पे ग्रिप नहीं थी, चाइना और रशिया ने उसको बड़े बुरे तरीके से अब्यूज किया है। तो उसी वक्त से डोनाल्ड ट्रंप साहब जब आए थे तो उनका सबसे बड़ा टास्क उनके सामने जो था वो चाइना था, रशिया के साथ रिलेशनशिप थे। जिस तरीके से रशिया ने सीरिया में गया और यूक्रेन और क्रीमिया में उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को अब्यूज किया, उनके पास सबसे बड़ा टास्क ये था कि इसको किस तरह ठीक करना है। तो उसी तनाजर में अब ये देखा जा रहा है कि चाइना के बाद सब्स्टिट्यूशन, मैं यहाँ पे जरूर एक बात आपको मेंशन करना चाहूंगा कि मैं पाकिस्तान की करंट एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार कहता रहा हूं प्री कोरोना पीरियड में कि टैरिफ वॉर है इंडिया की और अमेरिका की, आपके ऊपर टैरिफ वो नहीं है, आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं। लेकिन अफसोस के साथ कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल माइलेज नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वहां करप्शन को हाथ डालें तो जमहूरियत खतरे में हो जाती है। तो इन चीजों के, और दूसरा ये कि करंट हमारे जो गवर्नमेंट है उसका सिर्फ एक मैंडेट था अकाउंटेबिलिटी, और उसमें भी वो पूरे नजर नहीं आ रहे कि उसको फुलफिल कर सके। तो इन हालात में पाकिस्तान को चाहिए था कि अपना रोल अदा करता, एक्सपोर्ट बढ़ाता, अपनी चीजें बढ़ाता और वेस्ट को एक अल्टरनेट देने की कोशिश करता चाइना के हालात के बाद। लेकिन इंडिया मेरे ख्याल में उस तरीके से नहीं जाएगा अमेरिका, बल्कि सोचा जा रहा है जो चीजें वहां पे मेडिसिन फार्मास्यूटिकल इस वक्त इंडिया अमेरिका में बहुत ज्यादा सप्लाई की जाती है, लेकिन इसके बारे में भी सोचा जा रहा है कि वो भी अमेरिका में वापस किस तरीके से लाई जाए। तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका का बिजनेस जो चाइना के बाद इंडिया में जाएगा। जनरल साहब, क्या आप समझते हैं कि यूएस का रिप्लेस जो है, यूएस अपना रिप्लेस इंडिया को कर सकता है चाइना की जगह, ट्रेड की बात की जाए? देखिए, दुनिया ने बड़ी कोशिश की थी कि इंडिया को अपना फैक्ट्री फ्लोर बनाए चाइना के बाद, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि चाइना सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया है, इसके बाद चाइना में जो भी डेवलपमेंट होगी वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो वो ऑलरेडी इंडिया की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें भी उनको नाकामी हुई है, क्योंकि इंडिया बहुत सारी चीजों में बहुत ठीक है, लेकिन जिस तरीके से भी साजिद साहब बात कर रहे थे और मैं भी पहले आपसे अर्ज कर रहा था कि जो इंडिया की अंदरूनी हालात हैं, अब वहां पे वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए थी या जो बिग मनी जो लेके आई थी मोदी साहब को, उनका ख्याल ये था कि हम जो एक्सट्रीमिस्ट व्यूज हैं और हम जो ब्राह्मण साम्राज्य जब राज करेगा तो यहाँ पे चैन की बंसी बजेगी, वो हालात वो नहीं रहे। और अब जिस तरीके से मैं अभी अगले दिनों हमारे एक रिपोर्टर हैं जंग के न्यूज के जो मुर्तजा शाह साहब इंग्लैंड में रहते हैं, उनका एक क्लिप मैं सुन रहा था जिसमें ये जो इरफान खान साहब जो फौत हो गए, जो इंडियन एक्टर था, ये उनके बारे में ये कहा गया कि वो इंतहाई खौफजदा थे, उनको वहां पे बाकायदा तमाम मुसलमान अदाकारों को वहां पे भत्ता देना पड़ता है आरएसएस को, और ये हमारे खिलाड़ियों के साथ भी ये हो रहा है। जनरल साहब, हमने एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, आपकी बात कंप्लीट मैं ब्रेक से आके कर लूंगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अमरीकी रिपोर्ट जो आई है मजहबी आज़ादी के हवाले से हम उसका जायज़ा ले रहे हैं। अमरीकी रिपोर्ट में कहा गया है कि सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट, बैन ऑन काउ स्लॉटरिंग, एंटी कन्वर्जन लॉज, बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट, रिवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर,
ये तमाम वो वजूहात हैं जिनकी वजह से उन्होंने ये रिकमेंड किया है यूएस को कि वो उन 13 ममालिक की फहरिस्त में भारत को शामिल कर दे जिन ममालिक में मजहबी आज़ादी नहीं है। लेकिन इंडिया की जानिब से इसकी नफ़ी की जा रही है और बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि ये एक गलत फहमी की नई जो है मंजिल कायम कर दी गई है और गलत बयानी की गई है, जो इस रिपोर्ट को सरासर मुस्तरद कर दिया गया है। इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो भी इस रिपोर्ट में हाईलाइट किए गए हैं। और पाकिस्तान के पॉजिटिव पॉइंट्स में करतारपुरा राहदारी को खोल देना, सिख यूनिवर्सिटी का क़याम, और इसके साथ साथ जो है आसिया मसीह केस का भी हवाला दिया गया है। ये तमाम वो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं मजहबी आज़ादी के हवाले से जिन्होंने हमारे मुल्क के इमेज को बेहतर किया है। लेकिन नाज़रीन, हम उन 13 ममालिक की लिस्ट में शामिल हैं जहाँ पे ये कहा जाता है जिन रियासतों में मजहबी आज़ादी नहीं है। हम इन 13 ममालिक की लिस्ट से किस तरह निकल सकते हैं? चलें, बारिश का एक कतरा सही, लेकिन हमने कुछ प्रोग्रेस ज़रूर की है। जनरल साहब, आप क्या कहेंगे इससे मुतल्लिक? देखिए, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान के मसाइल थोड़े मुख्तलिफ हैं। एक तो जो फ़िरका वारियत है, और जिसमें आप देखिए कि एक खास तरीके से पाकिस्तान में मसाइल को देखा जाता है, उसकी वजह से हम खुद ही आपस में डिवाइडेड हैं। वरना पाकिस्तान का इस लिहाज से कि यहाँ पे मजहबी रवादारी नहीं है, इसके उनका मसला कोई नहीं है पाकिस्तान का। दूसरा ये है कि हम एक इंतहाई छोटी सी किसी चीज को लेकर एकदम आसमान पर चढ़ जाते हैं और उसको जो प्रोपोर्शन हमें जिस तनासुब में देखना चाहिए उससे बाहर निकल जाते हैं। इस वजह से पाकिस्तान के मसाइल हैं। फिर देखिए, हमने एक मजहबी इंतहापसंदी के खिलाफ एक बड़ी तवील जंग लड़ी और वो भी किसी हद तक जो जारी है। वहां पे हम कामयाबी तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी है, लेकिन जारी है। इसके साथ एक चीज ये मत भूलिएगा कि जहां तक भारत का ताल्लुक है, वो तो हकायक दुनिया अब देखना शुरू हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ एक और भी चीज जो पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म रही है कि एक मुस्लिम टॉर्च बेरर है पाकिस्तान, और एक न्यूक्लियर पावर भी है। और इस खत्े में जोग्राफियाई हैसियत भी पाकिस्तान की एक अजीब सी है कि पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान में रहना या अफगानिस्तान से निकलना या अफगानिस्तान में अमन पॉसिबल नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को इस भारत के साथ ना तो मुकाबला किया जा सकता, नहीं जोड़ के देखना चाहिए। पाकिस्तान के जो या पाकिस्तान को व्यू करने के जो तरीक़ेकार है वो इंतहाई मुख्तलिफ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उस लिस्ट में रहे या ना रहे, हमें उससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारा मसला ना तो कश्मीर में हमारे कोई इल्जाम है, ना हमने भारत को फतह करने का कोई पाकिस्तान का मकसद है, ना ही हम दूसरी दुनिया की जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाली माइनॉरिटीज हैं उनको हम तकसीम करने के दरपे हैं। हमने तो देखिए ना सिर्फ करतारपुरा है, बल्कि जो हमारे पाकिस्तानी हिंदू भाई हैं उनको देखिए कहां तक ले गए हैं। अभी ये जो कौंसिल कायम की जा रही है अकलियतों की, उसकी सरबराही जो एक हिंदू खातून जो है हमारी MNA जो उसको दी जा रही है। आज कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, एक इंतहाई बैकवर्ड हिंदू फैमिली से एक बच्चा हमारा जो है अभी फाइटर पायलट बनने जा रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर साहब, आपने रिपोर्ट की बात की है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, सोचा आपसे पूछ लूँ। ये जो अहमदी कमीशन की अभी बात हुई है, इससे मुतल्लिक जो क्या ये इस रिपोर्ट का प्रेशर तो नहीं था यूएस की जानिब से जो दी गई है कि हमने एक डिसीजन लिया, या फिर वो उसके हवाले से खबरें मंजर आम पर आईं, लेकिन फिर बैकलैश भी हमने देखा। तो वज़ारत मज़हबी अमूर ने बाकायदा तौर पर इसकी क्लैरिफिकेशन दी कि ऐसी कोई बात नहीं और ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया। तो आप क्या समझते हैं, इस रिपोर्ट का प्रेशर था वो? मैं समझ किसी हद तक ये एक सियासत जरूर थी ये, लेकिन अहमदी के बारे में तो पाकिस्तान में फैसला हो चुका हुआ है। बड़ा तवील बहस चली है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने उनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया है। इस पे तो कोई बहस है ही नहीं। ये खाम कभी न कभी कभी के एक नुक्ते से कभी दूसरी उसको पहलू से देख के उसमें एक फसाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं समझता किसी को दो राय है या किसी को कोई ये शक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातून नबीयीन थे, तो उसमें तो कोई ऐसा मसला बिल्कुल नहीं ऐसे ही है। जनरल साहब मैं ये पॉइंट इसीलिए मैंने रेज़ किया था कि इसमें क्लैरिफिकेशन आ जाए। साजिद तारिक साहब की तरफ बढ़ेंगे। साजिद साहब, इस रिपोर्ट आने के बाद जो एक अहम पेशरफ हमने हुई, और वो रिपोर्ट भी हुई हमारे मीडिया में कि वाइट हाउस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अकाउंट को अनफॉलो कर दिया, इसके पीछे क्या स्टोरी है?
देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा आपके जो पिछला आपने क्वेश्चन जनरल साहब को किया। मैं 3 लोगों को अप्रिशिएट करूंगा एज ए बैसीते पाकिस्तानी अमेरिकन, जिसमें जनरल रहील शरीफ साहब, इमरान खान साहब, जनरल कमर बाजवा साहब। जो ये आज मॉडर्न पाकिस्तान की हिस्ट्री, आज जो पाकिस्तान का दुनिया में इमेज है, इसमें इन 3 लोगों की बड़ी कुर्बानियां मौजूद हैं, इनकी विल मौजूद है। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान एप्पल टू ऑरेंजेस, जो प्री इमरान खान जो इमेज था उससे और आज एक जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान को एज ए रीजनल एक जिम्मेदारियां संभाली जाती हैं, एक कॉन्फिडेंस है, और जिस तरीके से अकलीतों को वहां के पाकिस्तान में खान साहब ने और कमर जावेद बाजवा साहब ने, देखें करतारपुर जो है वो एक बड़ा विजनरी आइडिया था दोनों इन लीडरों का, बाजवा साहब का और इमरान खान साहब का, जो कि इस मॉडर्न हिस्ट्री उसमें लिखेगी कि किस तरीके से उन्होंने बयान। मैं अगले दिन किसी को कह रहा था कि करतारपुर देखें, वहां से 20-25 मील दूर फायरिंग हो रही होती है और वहां पे किस तरह लोग आते हैं और अपने मजहबी जो है वो चीजें, अपने मजहबी फराइज अंजाम करते हैं। रिमार्केबल। मैं ये सबसे पहले तो ये अप्रिशिएट करूंगा। और आज पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान किस तरीके से मजहबी आजादी की तरफ जा रहा है, अकलीतों के हकूक के बारे में कहा जा रहा है, और इंडिया रिवर्स साइड पे जा रहा है। ये सारी दुनिया देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। मैं अप्रिशिएट करना चाहता था, ये मैं करूंगा। दूसरा, इसके बारे में अगर जाती तौर पे मुझसे पूछें तो मैंने इसको गौर से देखा था, ट्वीट अकाउंट से रिमूव करने के हवाले से। इसके पीछे 2 स्टोरियां मौजूद हैं। एक तो ये सिर्फ इनको फॉलो करना शुरू किया गया था मोदी साहब को और उनके दूसरे चंद लोगों को, जब ट्रंप साहब ने इंडिया के दौरे पे जाना था। ये एक प्रोटोकॉल होता है व्हाइट हाउस का कि वो जहां भी प्रेसिडेंट ने जाना होता है, कुछ अरसा पहले या थोड़े देर अरसा बाद उनको वॉच किया जाता है, ताकि और उन पे पार्टिसिपेट किया जाता है ताकि पब्लिक ओपिनियन के बारे में पता चल सके, प्रेसिडेंट साहब के ट्रिप के बारे में इंपैक्ट का पता चल सके। तो उसके बाद उन्होंने उनको अनफ्रेंड करना था। दूसरा उसमें यह हुआ कि जिस तरीके से इस वक्त इंडिया ने मोदी साहब को भगवान का दर्जा दे दिया है, आज से कुछ अरसा पहले वहां पे मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि मीडिया देखें जी, मोदी साहब को डोनाल्ड ट्रंप साहब फॉलो करते हैं। इंप्रेशन देने की कोशिश ये की गई कि अमेरिका अब इंडिया को फॉलो करता है, अमेरिका अब मोदी साहब को फॉलो करता है। तो उस नरेटिव पे इसको बड़ा बुरा मनाया गया अमेरिका में कि इंडिया के हालात अभी वो नहीं है कि दुनिया की सोल सुपर पावर अब उनको फॉलो करेगी। मोदी साहब की क्वालिफिकेशन, उनके क्रेडेंशियल्स देखें तो दे आर नॉट दैट स्ट्रांग एट ऑल। अगर उनको देखा जाए, आज मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उनको अमेरिका का वीजा नहीं दिया जाता था, उनके ऊपर 10 साल का बैन था। जिस तरीके से ये उनकी सूरत हाल थी, तो आज उन्होंने इमेज देने की कोशिश, जिस तरीके से इंडिया में उनके अब स्टैचूज बना के आपने बैन की बात की, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा और फिर हमने प्रोग्राम वाइंड अप करना है। रिकमेंडेशंस में एक ये भी रिकमेंड किया गया कि जिन भारतीय ऑफिशियल्स ने ये पॉलिसीज़ बनाई है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के हवाले से, या जो हुकूमती लेवल पे पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जिसमें माइनॉरिटी राइट का ख्याल नहीं रखा गया, उनको जो है वो यूएस आने से बैन किया जाए। तो ऐसी कोई तजवीज़ जो है वो उस पर अमल दरामद मुमकिन है? पॉसिबल है, क्योंकि उसकी आपको बता रहा था, ये कमीशन जो है इस अ प्रोडक्ट ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट, और स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को बनाता है। उस पर इस रिपोर्ट के बाद आप सोच नहीं सकते कि इंडिया किस तरीके से बौखला चुका है, उनकी फॉरेन पॉलिसी की किस तरीके से उसको ठीक हो गया। साजिद ताहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड मुस्तफ़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमान गिरामी का। हमारा शो था आज यूएस कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उससे मुतल्लिक हमने डिटेल्स आपके सामने रखी और आपको बताया कि किस तरह से भारत में जो है वो मज़हब के नाम पर अफरा तफरी फैलाई जा रही है और भारत का असल चेहरा यूएस कमीशन की इस रिपोर्ट ने किस तरह से बेनकाब किया है। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।